Assalamu alaikum. Formally, before going to start our today's session, I would like to introduce myself. I am Dr. Mohammad Yasir Mubarak, visiting faculty of Dow University, and currently I am working as a director marketing at Genform. तमाम ऑडियंस को मेरी तरफ से वेलकम और formally we have started our today's session which is on consultation to counseling. मेरे साथ इस वक्त ऑनरेबल गेस्ट हैं जिसके अंदर डॉक्टर अब्दुल समी हैं। और सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उसके बाद मेरे पास डॉक्टर फैसल हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर वलीद हैं। आई वुड लाइक टू जस्ट इंट्रोड्यूस दैम ब्रीफली। डॉक्टर अब्दुल समी जो है वो स्किन प्रैक्टिस करते हैं अपनी एज अ डर्माटोलॉजिस्ट PIB सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और डॉक्टर फैसल आप जो हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में जो है वो इस वक्त अपनी स्किन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डॉक्टर वलीद जो हैं वो अपना स्किन सेंटर चला रहे हैं मलीद के अंदर। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ पे आए। तो ये एक्चुअली जेनफॉर्म की तरफ से अब हमारी एकेडमिक सीरीज़ जो है वो डे बाय डे आप सेशन जो है वो आप लाइव ब्रॉडकास्ट इसकी देखेंगे। तो ये हमने बेसिकली जनरल अवेयरनेस जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेशेंट जो है उससे सफ़र कर रहा होता है। और जिसके अंदर जो है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मैं चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल समी से कि हेयर फॉल के हवाले से डॉक्टर साहब एक जनरली बहुत सारे मिथ्स भी हैं और इस प्रॉब्लम को जो है वो परसीव नहीं किया जा रहा होता सम टाइम पेशेंट को कि ये आया ट्रीट भी हो सकता है। और जब ट्रीटमेंट के लिए वो कंसर्न करता है तो उस वक्त तक जो है वो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप की प्रैक्टिस में जो है वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस। हेयर फॉल यूँ के एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि नॉर्मल होता है। अमूमन 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ डर्मेटोलॉजी। पर अगर वो कंटिन्यूअसली शेडिंग फेज में जाता है अप टू 1 टू 2 मंथ और आपका जो स्कैल्प होता है वो विजिबल वॉल्यूम लॉस हो जाता है या आपकी जो फ्रंटल हेयर लाइन पीछे चली जाती है, तब थोड़ा परेशान होना चाहिए कि अब कोई ना कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी चल रही है। तो सबसे पहले आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना होता है, तो उसमें आपने देखना होता है कि आपकी हिस्ट्री कहाँ से होती है, जिसमें वो जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं या कुछ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी कॉज होते हैं जैसे कि विटामिन B12, आयरन डिफिशिएंसी और थायराइड का प्रॉब्लम होता है, विटामिन D की डिफिशिएंसी होती है, तो इस तरह कॉजेज़ होते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब ये भी तो होता है ना कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो वो ऑलरेडी सोशल मीडिया से अवेयर होके आ रहा होता है। हुँ। तो वो आपसे ऑलरेडी आके जो है वो डायरेक्टली ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहा होता है या खुद ट्रीटमेंट बता रहा होता है? ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि मैं खुद ट्रीटमेंट करके आया हूँ। तो जैसे कि PRP हो गया या कोई ऑयल हो गए, कोई स्प्रे वगैरह, तो हम पेशेंट टू पेशेंट इवैल्यूएट करते हैं कि उसका एक्चुअली कॉज़ है क्या? फिर अकॉर्डिंग जो कॉज़ होता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर किसी को कोई स्कैल्प की इन्फेक्शन है सर के ऊपर, कोई डैंड्रफ है, कोई सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, तो वो ट्रीट करते हैं। या कोई अगर पेशेंट आता है एलोपेशिया एरेटा का, तो हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि भाई ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और फैमिली हिस्ट्री देखते हैं उसमें, फिर इंट्रालियन इंजेक्शन लगाते हैं। आप उसको क्लिनिकल साइड को पहले आप ट्रीट करने के जी, जी। बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप जी, जी। उसके ऊपर अब हेयर फॉल के अंदर भी बहुत सारे जो है वो इस वक्त ट्रीटमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिसेस हो रही है, हाँ, लाइक PRP भी है नॉर्मली और जो स्टार्ट हम ट्रीटमेंट होता है हेयर फॉल का, वो 2 किस्म के होते हैं, एक कंज़र्वेटिव, एक प्रोसीजरल। कंज़र्वेटिव में जो FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स है, उसमें हमारे पास मिनॉक्सिडिल ऑप्शन आता है एंड फिनेस्ट्राइड। एंड फिर जो प्रोसीजर में होते हैं उसमें हम PRP, एक्सोसोम्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पर है, जो उसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं। और अगर इन सब से इलाज नहीं होता और बिल्कुल एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है और कोई कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, देन फाइनल ट्रीटमेंट इज़ अ हेयर ट्रांसप्लांट। तो इसमें डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना आ रहा होता है, लाइक उस बहुत सारे मिथ्स हैं जो हुँ। कि जो है वो
उसके माइंड में होता है कि ये जेनेटिकली फैक्टर है, फिर कुछ का होता है कि ये बाल्डनेस जो है वो कैप जो है वो पहन बिल्कुल रहा होता हाँ। है ये मुस्तकिल कुछ तो मिथ्स होते हैं हुँ, जैसे कि कहते हैं कि भाई हम डेली शैम्पू यूज़ करने से बाल गिर जाते हैं, ये कंप्लीटली मिथ है। या अगर हम कंटिन्यूअसली कैप पहनते हैं या हेलमेट पहनते हैं तो ये भी मिथ है एक किस्म का। और कुछ पेशेंट कहते हैं कि भाई हम बाल बार-बार कटवाएँगे ताकि बाल मज़ीद ना गिरे, ये भी मिथ है। इन सब से कोई भी साइंटिफिकली प्रूव बात नहीं है हेयर फॉल की। जो हेयर फॉल के कॉजेज़ हैं एक्चुअली जिसमें मैंने आपको बताया जेनेटिकली है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस है। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं टीलोजन इफेलिवियम। ये वो होता है कि पोस्ट इलनेस किसी को लाइक मलेरिया हो गया या डेंगू या कोई रिसेंटली सर्जरी करवाई है या अभी प्रेग्नेंट लेडी है उसने बच्चा डिलीवर किया है तो वो बाल गिरते हैं वो पोस्ट इलनेस फेज होता है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। अब उन फेजेस में पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है उसमें कोई पीआरपी की या मेनोक्सिल की नीड नहीं होती। जैसे वो फेज अपना कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली बाल आ जाएंगे। ये 3 फेज होते हैं एनाजिन, केटाजिन एंड टीलोजिन। जो हुँ, हमारे स्कैल्प के बाल होते हैं जिसमें 80 टू 90% बाल एनाजिन वाले होते हैं जो ग्रोथ फेज पे होते हैं। फिर आता है आपका टीलोजिन फेज जो कि रेस्टिंग फेज होता है अप टू 1 टू 2 केटोजन परसेंटेज केटोजन केटोजन। देन फिर एक्सोजन फेज होता है जिसमें शेडिंग फेज होता है। तो जो ये टीलोजन इफेलियम में जिसको फीवर हो जाएगा या मलेरिया डेंगू तो वो एक्सोजन फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है और एनाजन फेज कम हो जाता है। एक जो सबसे हमारी सोसाइटी में ज़ाहिर है फीमेल्स उनमें हेयर थिनिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा होता है। हम्म, तो वो हेयर थिनिंग वो भी जो है वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा होता, बल्कि वो जो है वो एक जनरली बहुत ज़्यादा जब बाल्डनेस आ रही होती है तब। लेकिन जैसे आपने बताया है कि जेनेटिकली काज। न्यूट्रिशंस जो हैं हाँ, वो और डाइट के अंदर और जो न्यूट्रिशनल जनरली में मैं बताता चलूँ कि न्यूट्रिशन में कुछ हैं जैसे कि विटामिन B12। हुँ, अच्छा, मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि फीमेल में पाया जाता है हेयर फॉल का रीज़न। हुँ, देन दूसरे नंबर पे विटामिन B12, फिर विटामिन डी वाइटमिन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी क्योंकि हेयर इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। चलें ये तो मतलब हम अब बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर फॉल में एस्थेटिक्स के ऊपर जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट और उस तरफ से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर फैसल आपसे मेरा ये जी डिस्कशन होगा कि आप तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ेज़ जो है जी वो जी बड़ा फेमस है और बेतहाशा पेशेंट रोज़ आप देखते हैं। बिल्कुल तो वो क्लिनिकल साइड ज़ाहिर है वहाँ पे आपके पास जो है वो क्लिनिकल आपका एक्सपीरियंस है और उसके अंदर पेशेंट जो है ज़ाहिर है वो जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो वही पेशेंट बाद में फिर एस्थेटिक की तरफ जाता है जो भी ट्रीटमेंट बिल्कुल करवा रहे बिल्कुल होते हैं। तो उसमें आप आजकल एक जनरली कौन-सी डिज़ीज़ेज़ को जो है वो ज़्यादातर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं? जी पहले तो हम इसको समझ लें। थैंक यू यासिर। मेरा ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ से है जो कि कराची, न कि कराची, सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में का एक वाहिद स्किन का इंस्टीट्यूट है, जिसमें डेली बेसिस पे 3000 टू 4000 पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं विद इन सीज़न। सर्दियों में थोड़ा कम हो जाते हैं, विद गर्मियाँ जैसे आती हैं तो गर्मियों में क्योंकि स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से आते हैं। यूजुअली हमारे पास क्योंकि हमारा ताल्लुक एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से अभी तक है, अनफॉर्चुनेटली पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे पास, तो हमारे में मोस्टली कंटेजियस डिजीज़ का बहुत बड़ा लोड हुँ, होता है, जिसमें सबसे पहले आता है स्केबीज़, उसके बाद फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, ठीक है? एक्ने एक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस उसमें आता है। उसके अलावा भी हमारे पास जैसे ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं, सोराइसिस है, ऑटो इम्यून में विटिलिगो है। ये बालों के हिसाब से जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एलोपेशिया के पेशेंट हमारे पास पहले हमारे पास प्रेज़ेंट होते हैं। तो यूजुअली हमारे पास जो कंटीजियस डिजीज़ेज़ का जो एक लोड है बहुत ज़्यादा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि इफ वी सी 4000 पेशेंट्स डेली, more than 50% of those patients are fall into the category of that contagious diseases like scabies and fungal infection। और बहुत सारे क्योंकि विशियस साइकिल चलता रहता है, तो बहुत सारा मसला है इसमें। ट्रीट नहीं कर पाते क्योंकि कंटीजियस है, फैमिली मेंबर से एक से दूसरे को लग जाता है, तीसरे को लग जाता है, तीसरे से चौथे को लगता है, 3 का ट्रीटमेंट करते हैं, 1 को रह जाता है, फिर दूसरा, यूँ साइकिल चलता रहता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसके अलावा हमारे पास सोराइसिस बहुत ज़्यादा है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट करता है। एंड आई हैव नोटिस्ड पर्सनली कि पोस्ट कोविड विटिलिगो इज़ वेरी कॉमन।
विटिलाइगो बहुत ज़्यादा आ रहा है पोस्ट कोविड। आई डोंट नो व्हाट इज़ रीज़न फॉर दैट, मे बी कुछ उसका है एसोसिएशन, लेकिन है तो ऑटोइम्यून ही, लेकिन ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ और बताइएगा कि आपके पास ये जो पेशेंट आ रहे होते हैं, तो ये ऑब्वियसली कहीं न कहीं ट्रीट होके आ रहे होते हैं, बिल्कुल। तो केसेज़ जब आपके पास आ रहे होते हैं, तो उसमें कितने कोई ऐसे केसेज़ ज़्यादा होते हैं जो कि बिगड़े हुए होते हैं, जिनको ट्रीटमेंट गलत मिला है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो सका? जी, जी। मोस्टली देखें पेशेंट्स अपने मोहल्ले से, किसी गली से, जहाँ पे भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास माल प्रैक्टिस बहुत होती है अनफॉर्चुनेटली, अताई डॉक्टर्स भी बहुत बैठे हैं, और उसकी वजह से बहुत मसला होता है, क्योंकि जो हमें बिगड़े हुए केसेस इस तरह हमारे पास हैं, जो हमें थर्ड लाइन ड्रग देनी होती है या लास्ट लाइन होती है, वो पहले ही दे चुके होते हैं। तो ये हमारे पास एक बड़ा अलमिया है। और जीपीज़ से होके हुए आते हैं, जो उनकी भी जो है ना, जीपीज़ क्योंकि अच्छा करते हैं प्रैक्टिस, इतना भी नहीं बुरा वर्क करते, फिर भी काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं। हमारे पास मेन मसला जो इस बीमारी इन बीमारियों के को चैलेंज करता है ना, जैसे फंगल है, स्कैबिस है, इसमें काउंसलिंग होती है। इसमें डॉक्टर को टाइम देना पड़ता है मरीज़ को, कि आप उसकी प्रॉपर काउंसलिंग कैसे करते हैं, कि कैसे समझाएँगे क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, किस तरह इस्तेमाल करनी है, इसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा, कितने दिनों में आएगा, और जब दोबारा आए तो क्या करना है। या एक ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट आपको उसको पहले ही बतानी होती है, एटलीस्ट आपको भई ये फॉर एग्ज़ाम्पल फंगल इन्फेक्शन है, तो इसकी ट्रीटमेंट आपको 6 टू 8 वीक्स लेनी होती है। यूजुअली होता क्या है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम ट्रीटमेंट दे देते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते की उनका लीजन क्लियर होता है, वो दवाई छोड़ देते हैं। फिर रिलैप्स होता है, फिर मसला, फिर जो है ना फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पे आते हैं, फिर सेकंड लाइन, क्योंकि मेडिसिन्स एक्सपेंसिव हैं मोस्टली हमारे पास। तो ये भी मसला है कि अफ़ोर्ड भी लोग नहीं कर पाते हैं, कि 6 टू 8 वीक्स का ये कैसे अफ़ोर्ड कर पाते हैं। तो ये मामला है। बाकी जो है बिगड़े हुए केसेस जो है ना, समझ लें कि हमारे पास आते ही बिगड़े हुए केसेस हैं। का जो प्रॉब्लम अभी आपने बताया कि एक्नी प्रॉब्लम एक्नी तो जाहिर है माइल्ड मॉडरेट सीवियर साइकोलॉजिकल भी जो है बहुत उसके अंदर केसेस आते हैं, और उसमें जाहिर है आप ट्रीटमेंट जो है वो टॉपिकल भी दे रहे होते हैं, ओरल भी दे रहे होते हैं, तो वो पेशेंट कंप्लाइंस जो है वो आपको कितनी मिलती है? एक्ने का बड़ा इशू है हमारे पास। पहली बात तो कंप्लायंस का मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ। पहले तो मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्ने इज़ अ बिग इश्यू। इस साइकोसोशल आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है, स्पेशली गर्ल्स में, टीनेज गर्ल्स में। बॉयज़ को शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गर्ल्स टेक इट सीरियसली। आपने देखा होगा यूजुअली ट्रेंडिंग होता है कि बच्चियाँ मास्क पहन के घूम रही होती हैं, घर से नहीं निकल रही होती हैं, या मतलब कहती हैं कि हम किसी फंक्शन में नहीं जाएँगे कि हमें एक्ने है। साइकोसोशल बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दिस अल्टीमेटली लीड्स टू डिप्रेशन द टीनेज गर्ल्स। तो ये बड़ा एक मामला है। इसके अलावा ट्रीटमेंट अगर हम एक्ने की अगर करते होते हैं, तो हम फर्स्ट लाइन जैसे एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, या बेंज़ाइल पेरोक्साइड, वो टॉपिकल में आता है। लेकिन अब जो नई ट्रेंडिंग आई है, तो फर्स्ट लाइन इज़ आइसोट्रेटिनोइन, रेटिनॉइड्स हम देते हैं। तो आइसोट्रेटिनोइन की कंप्लायंस बहुत कम है, क्योंकि वो ड्राइनेस बहुत करवाती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हेयर फॉल भी होता है, और बाकी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको लेने से कतराते हैं पेशेंट्स। तो उसमें कंप्लायंस का बड़ा मसला है। और जो लोग यूजुअली एक एक्ने की भी ट्रीटमेंट हमें लॉन्ग टर्म चलानी होती है, और एटलीस्ट 90 डेज़ और मे बी 6 मंथ्स। तो फिर जाके एक हमारा क्यूमुलेटिव डोज़ बनता है आइसोट्रेटिनोइन का, वो जाके उसको रिलैप्सेस को बचाता है। तो इसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बंदा ठीक हो जाता है, फिर रिलैप्स करता है। अगेन वही बात आ गई कि एक तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दूसरा इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं। तो अब आपने तो क्लिनिकल साइड को देख के आप मेडिसिन भी लिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि पेशेंट गया डॉक्टर अब्दुल समी के पास, वहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने आपका जो ट्रीटमेंट है वो रोक के अपना शुरू कर दिया, तो फिर वो इंटरेक्शन ड्रग दिस इंटरेक्शन और वो पेशेंट भी कंफ्यूज कि मैं जो वो वाली मेडिसिन भी लूँ, ये वाली भी, तो वो आपकी छोड़ देगा, इनकी ले लेगा। हमारे यहाँ मैं यू एक्चुअली हाँ, जो आपको ये बता करना चाह रहा हूँ कि एस्थेटिक एस्पेक्ट जो है, हुँ। मैं बल्कि डॉक्टर वलीद से पूछूंगा कि एस्थेटिक एस्पेक्ट क्या आप जो है वो अपना क्लिनिक भी कर रहे हैं और उसमें ज़्यादातर एस्थेटिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं,
तो पेशेंट जो है वो जब क्लिनिकल कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो आप फिर उसका वेट कर रहे होते हैं कि ये डिजीज़ जो है वो रिकवर कर जाए, तो उसके बाद फिर या पेशेंट को भी जल्दी होती है कि मुझे ईद आ रही है, जल्दी ठीक करो? शुक्रिया यासिर साहब, आपने इस तरफ फोकस लेके आए हैं। ठीक है, ये बहुत सबसे जिसको कह लें ना कि प्राइमरी कंसर्न जो एक पेशेंट का, एक लेमैन का, एक पब्लिक का हमारी जो होता है, वो गेट से निकलने से पहले बजट होता है। ठीक है कि यार मैं ये कराने जाऊँगा, इसके गले के चक्कर में ना ये 2 चीज़ें और हमें पड़ जाएँगी। सही है, जो बात उन्होंने कही ना कि डॉक्टर समी के पास गए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, डॉक्टर फैसल का ट्रीटमेंट अधूरा रह गया, वो कहेगा मैं ये कराऊँ, अब इसके साथ ये भी कराऊँ, लेकिन घर पे भी 3 काम और पड़े हुए हैं। तो इनके जो ट्रीटमेंट का जो इन्होंने जैसे डिफ़ाइन किया ना कि जो इफ़ेक्ट है एस्थेटिक्स का ट्रीटमेंट्स के ऊपर, वो बेस इनकी होगी, ठीक है? जैसे उन्होंने क्लिनिकली एक्सप्लेन किया, बेस इनकी बनेगी। इन्होंने फॉलिकल्स, बालों के लिए हेयर फॉल कह लें, इन्होंने फॉलिकल रिपेयर करने हैं। एस्थेटिक्स में जो रोल आएगा ना, वो जो बंदा उठता है और शीशे में सबसे पहली चीज़ दिखता है, वो एस्थेटिक्स है। समझ रहे? वो चीज़ एस्थेटिक है कि यार मेरा चेहरा आज यार ज़्यादा पिगमेंटेड हो रहा है, पिगमेंटेशन बढ़ी हुई है, आज यार यहाँ से थोड़े से हेयर लाइन रिसाइड हो रही है। तो ये चीज़ जो है ना पेशेंट को मतलब पहला दिन सुबह से उठते साथ ही जो है ना नेगेटिविटी की तरफ एक ले जाता है, एक उसको डाउनर की तरफ ले जाता है, उसको एक डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जायटी आना शुरू हो जाती है कि यार अब मैं इसके भी ट्रीटमेंट के लिए भी मशवरा करूँ किसी से। तो क्लिनिकली आपको जो बेस है वो तो आपको मेडिसिन और बिल्कुल बेस से सेल लेवल से जाके उसको ट्रीट करना है। उसके बाद जो आपको ग्रॉस ग्रॉस कहते हैं जो आँख से चीज़ दिखती है। क्योंकि जो ग्रॉस आपको जो फिगर दिख रही है, किसी का चेहरा दिख रहा है और जो लाइक आपको पब्लिक को मुँह देना है, वो एस्थेटिक्स का काम है सारा। और इसी में लोग सबसे ज़्यादा कतराते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना आसान अल्फाज़ों में कह लें सैचुरेशन हो गई है, क्वैकरी बढ़ गई है इसके अंदर। हर जैसे दूसरी आजकल हाइड्रा फेशियल ट्रेंडिंग पे चल रहा है, हाइड्रा फेशियल तो अब हाइड्रा हर फेशियल के पार्लर के हवाले अंदर से चल मिथ है कि आपके कलर को वाइट करता है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। हाइड्रा बिल्कुल फेशियल इज अ एग्ज़ैक्टली क्लींजिंग प्रोसेस। वो स्किन डीप की जो क्लींजिंग प्रोसेस है। इम्प्योरिटीज होती है लाइक बिल्कुल। डेब्रिस होता है, वो क्लीन करता है, आपके स्किन के कलर को चेंज नहीं करता। तो हाइड्रा फेशियल इतना कॉमन हो गया है एस्थेटिक प्रोसीजर्स में, तो उसके बारे में जो कि पार्लर वालों को करना ये है। मेल हाँ, प्रैक्टिस हो रही है इसकी बिल्कुल ना मेल बेसिकली प्रैक्टिस ज़्यादा मेल होती है। प्रैक्टिस हो रही है, पार्लर्स वाले कर रहे हैं, अब उनको फिजियोलॉजी हाँ, पता नहीं है, हर प्रोब की उसके हर उसके इंस्ट्रूमेंट की एक अलग फिजियोलॉजी है। वो डॉक्टर को ही पता है, क्वालिफाइड एक मेडिकल प्रोफेशनल को ही पता है। डॉक्टर समीर ने सही बताया कि ये मेन कंसर्न एक बेसिक चीज़ है हाइड्रा फेशियल। हुँ, पहले नहीं करते थे, सैलून्स पे चले जाए वहाँ फेशियल होता था, अब कोई हाँ। मेडिकल प्रोफेशनल लैब कोट वाला जिसने भी लैब कोट पहन लिया बस वो डॉक्टर है। हुँ, हमारी ना थोड़ी-सी आवाम को शऊर की ज़रूरत और ज़्यादा है इस इश्यू में। हाँ, यूजुअली स्किन जो है हमारा वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, एग्ज़ैक्टली इसको हमें एज अ ऑर्गन ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट करना चाहिए और तो लार्जेस्ट उसकी ऑर्गन एक जैसे हर ऑर्गन की एक नॉर्मल केयर रूटीन होती है, तो इस तरह स्किन की भी अपनी केयर रूटीन है कि मॉर्निंग में आपने सन ब्लॉक लगाना है। जैसे कि जेम्स फार्मा का बड़े अच्छे कैटेगरी के सन ब्लॉक आते हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग, स्वेट स्किन के लिए अलग बिल्कुल। और सेंसिटिव स्किन के लिए अलग। सिबोस्टैटिक अलग हो गया। हाँ, बिल्कुल अलग। तो सन ब्लॉक इज मैंडेटरी एंड शुड बी अप्लाइड 20 मिनट्स बिफोर सन सन ब्लॉक ही एक्सपोजर। ट्रीटमेंट है मेन तो अच्छा, इसमें मैं एक भी ऐड कराया करना जाता है। चाहूँगा सन जी, जी। ब्लॉकिंग। यूजुअली हम सन ब्लॉकिंग का अवेयरनेस आता है जब बंदा एडल्ट होता है उसके बाद। तो मैं ये अपने ऑडियंस को आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ भाई, बच्चों में भी सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, आप स्कूल exactly. भेजते हैं, वहाँ असेंबली में धूप में खड़े होते हैं बच्चे, गेम्स खेल रहे होते हैं आउटडोर, तो उनके लिए भी सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सन ब्लॉक की ट्रीटमेंट है। डॉक्टर सन फैसल ने ब्लॉक की सही ये उठाई, ब्यूटी, ट्रीटमेंट ही यही है। एक ब्यूटी ये है सन ब्लॉक की। बाकी तो अ, आंसर्स हैं सारे। जैसे आप डेली अपनी रूटीन करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, तो अगर सन ब्लॉक बिल्कुल। आपने अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लिया एट द एज ऑफ 19 ईयर 18 ईयर्स, फिर जब आप 30-40 के होंगे तो आपकी स्किन अभी भी वही फ्रेश लुक लगेगा, क्योंकि वो एजिंग स्लो एंड स्टेडी प्रिवेंट करता है यूवीए यूवीबी रेस के अगेंस्ट। वो बाकी अगर डैमेज पेशेंट करते आता हैं। है लेट सपोज सीवियर मिलावमा का, अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे सन ब्लॉक से मिलावमा खत्म हो जाएगी, तो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो क्रोनिक डिसऑर्डर बन चुका है डीप डर्मिस तक। हुँ। तो ये सन ब्लॉक के बारे में। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब 10 लाख का ट्रीटमेंट कराएं, आप 1000 रुपए का सन ब्लॉक नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो फेल है। असल में बात तो ये है कि अवेयरनेस की हमारे यहाँ जो स्किन टाइप है, वो स्किन टाइप या टेक्सचर उसको किस तरह का Exactly. यूज़ करना चाहिए, वो
सोशल मीडिया के ऊपर तो जो है वो इस चीज़ को नहीं अवेयर किया जा रहा होता, हम्म, तो वो आप एज अ कंसल्टेंट जो है जी वो सही डायग्नोस कर सकते हैं कि किस स्किन टाइप में उसको अगर बिल्कुल मॉइस्चराइज़र चाहिए तो वो ऑयल फ्री चाहिए या ऑयली मॉइस्चराइज़र एग्जैक्टली चाहिए। अ, वेरी करता है पेशेंट टू हुँ, पेशेंट। हुँ, स्किन टाइप्स यूजुअली 6 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 टू 2 जो होते हैं यूजुअली हुँ। अमेरिकन्स, यूरोपियंस, फिर हम जो एशियंस आते हैं 3 एंड 4 कैटेगरी में आते हैं, देन 5 एंड 6 अफ्रीकन्स अफ्रीकन हैं। अफ्रीकन के अंदर होते हैं, नाइजीरिया से। इसके अलावा हेयर फॉल के हवाले से कौन से ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन जो है वो कब तक हो और कब वो पेशेंट जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाए? जी। अ, जैसे एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट में अगर बात करेंगे मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड, उसकी कम से कम भी ड्यूरेशन 6 मंथ्स की थेरेपी है। एंड पेशेंट अमूमन आते हैं कि भाई मिनॉक्सिडिल हमने लगाया और बंद किया तो फ़ौरन से बाल गिर गए, तो वो आता है रीबाउंड फिनोमेना। तो उसको बंद करने का भी तरीका होता है रीबाउंड, टेपरिंग करते हैं स्लो स्लो, ताकि वो रीबाउंड फिनोमेना में ना जाए। तो 6 महीने तक हम ट्रीटमेंट देते हैं, उस पे काफ़ी रिस्पॉन्स आ जाता है। एंड अगर काज़ आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है एंड फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है, देन अल्टीमेटली आफ्टर 2 टू 5 इयर्स उसकी फर्दर मेल पेटर्नल बेल्डनेस डेवलप होती जाएगी। तो अल्टीमेटली जब आपकी स्केल होती है हमारे अंदर नॉरवुड क्लासिफिकेशन, क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक। तो अब तो क्लास 3, अबव क्लास 3, 4, 5, 6 में हेयर ट्रांसप्लांट की नीड होती है। क्लास 1 टू 3 में हेयर ट्रांसप्लांट की नीड नहीं होती। वो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट से मैनेज किया जा सकता है। इसकी रिस्टोरेशन का ड्यूरेशन क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं, उसकी जो रिज़ल्ट आती है तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है। एंड वो बाल तकरीबन आपके 10 से 12 साल तक रह जाते हैं। फिर उसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए हम पीआरपी करते हैं, व्हिच स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो आपका अपना ही ब्लड होता है अराउंड 10 सीसी, उसमें से हम 3 टू 4 सीसी रिच प्लाज्मा प्लेटलेट्स निकालते हैं, जो कि हेयर रूट्स में लगाते हैं। तो वो एज अ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो वो यूजुअली रिकमेंड करते हैं 4 टू 6 सेशंस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो एक मेंटेनेंस थेरेपी हो जाती है एंड पेशेंट का जो हेयर वॉल्यूम है वो काफ़ी बूस्टअप हो जाता है। डॉक्टर फैसल, जी अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, अगर आपने जिक्र किया था ऑटो इम्यून डिजीज का, जी जी तो जाहिर है ऑटो इम्यून डिजीज में जो है वो आपका इम्यून सिस्टम बड़ा जो है वो डिस्टर्ब सिग्निफिकेंटली जो है वो हाइपर उसका एक्टिव हो रोल होता जाता है। है। तो अब जब जैसे ये ट्रीटमेंट हो रहे हैं, एस्थेटिक के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो इसमें इसका क्या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर रोल होता है? एज सच तो मैं कहूँगा कि नहीं है कोई भी रोल, नॉन एसोसिएशन। नो एसोसिएशन। देखिए ऑटो इम्यून टोटली फ्रॉम इनसाइड, योर इम्यूनिटी इज हाइपर एक्टिव, आपके बॉडी के अगेंस्ट ही वो काम कर रहा होता है। इसमें हम फिर दो कैटेगरी हमारे डर्मा में दो चीज़ें आती हैं, एक ऑटो इम्यून आता है और एक ऑटो इन्फ्लेमेटरी आता है। ऑटो इम्यून इज इम्यूनिटी आपकी अल्टर हो जाए, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दे, जैसे एलोपेशिया एरेटा का इन्होंने जिक्र किया कि आपके ही फॉलिकल्स के खिलाफ आपकी आपके जो है ना सेल्स काम करना शुरू कर दें और फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दें, तो इस तरह हेयर फॉल होना होने रहता है। या विटिलाइगो एक वो ऑटो इम्यून है, इसमें क्या होता है आपके मेलानोसाइट्स जो स्किन के हमारा कलर को मेंटेन करते हैं, मेलानोसाइट्स जो दे सीक्रेट मेलानिन, तो वो जो है ना उनके खिलाफ इम्यूनिटी हमारी जो है ना काम करना शुरू कर दे और वो ख़त्म हो जाए, तो स्किन आपकी डीपिगमेंटेड हो जाती है। तो ऑटो इन्फ्लेमेटरी इज़ होल डिफरेंट थिंग। जैसे हमारे पास सोरियासिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है और इस तरह कुछ और चीज़ें हैं। तो उसमें आपकी जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो आता है आपकी स्किन का अपने आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा आता है। तो उसमें एज़ सच मैंने कोई रोल नहीं देखा है, लेकिन हाँ, आर्थराइटिस जो कि हमारा नहीं है, ऐसे हम पीआरपी करते हैं, रेटिकुलर रिच प्लाज़्मा यील्ड्स गुड रिजल्ट्स। और मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बताएँगे कि उसमें फ़ायदा है, नहीं है? पीआरपी आजकल इटसेल्फ इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। जैसे डायबिटिक फूड के पेशेंट आते हैं, हम उसमें भी दे सकते हैं। आपके अपने ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, साइनोवाइटिस हो जाता है या जिन्होंने आर्थराइटिस का ज़िक्र किया, तो हम कहीं पे भी दे सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट एफडीए अप्रूव्ड, हाँ, इट्स अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव। इसके इसके अलावा अगर हम ये कहें कि उसका एस्थेटिक प्रोसीजर से आपके ऑटो इम्यून की जो एक कैमोफ्लेज है, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, वो फिर प्लास्टिक सर्जरी के उसमें डोमेन में आ जाता है।
एस्थेटिक की बात पे अगर मैं डॉक्टर वली से दोबारा इनको मैं कहूँ कि अगर जो एस्थेटिक के ऊपर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो अब ये कहा जाता है कि बस ये 1 महीने तक जो है इसका इफ़ेक्ट है, 40 दिन तक इफ़ेक्ट है। कुछ कम क्लेम कर रहे होते हैं कि 3 महीने तक ये करें, फिर दोबारा करें और फिर ये ड्यूरेशन कम होता जाता है और अब फिर आपको जो है उसके बगैर आप जो है वो रह ही नहीं सकते, उसके यूज़ टू हो जाते हैं। तो इसकी भी अवेयरनेस जो है वो ज़रूरी है कि एक यंग एज में करवाना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनका ड्यूरेशन जो है वो कम होता चला जाता है। तो एस्थेटिक प्रोसीजर की ड्यूरेशन के ऊपर यूजुअली हमारे यहाँ बोटॉक्स एंड फिलर्स किया जाता है, जो कि कॉमनली एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं। अमूमन सेलिब्रिटीज़ आती हैं, तो बोटॉक्स का जो इफेक्ट होता है अप टू 6 मंथ तक रहता है एंड फिलर्स का भी इफेक्ट 6 to 8 मंथ तक रहता है। एंड बोटॉक्स इज इंडिकेटेड फॉर द रिंकल्स। एक्चुअली जो मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ड्यू टू एजिंग प्रोसेस, तो हम उनमें देते हैं ताकि उनकी मसल रिलैक्स हो जाए, उनकी जो रिंकल्स हैं वो खत्म हो जाए, तो उसका इफेक्ट 6 महीने तक रहता है। एंड फिलर इज इंडिकेटेड लाइक लाइन्स आ जाती हैं, आपके वॉल्यूम लॉस हो जाता है फेस का, जैसे आपका नेज़ोलेबल फोल्ड है, आपका ये सेंट्रल चीक की एट्रोफी हो जाती है या आपका टेम्पल एरिया एट्रोफिक हो जाती है, तो दीज आर द साइंस ऑफ एजिंग। तो उसमें हम फिलर देते हैं, उसका इफेक्ट 6 महीने तक रहता है, तो फिर रिपीट होता है पेशेंट आपका, जैसे आपका सवाल था कि कब तक इफेक्ट रहता है। तो पेशेंट जो है वो अपने आप को यंग दिखाने के लिए बिल्कुल, हाँ। आपके पास जाए या प्लास्टिक सर्जन के पास जाए? बड़ा आपका अच्छा सवाल है यहाँ पर। दोनों के पास आ सकते हैं। तो राइनोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर सर्जिकल हु डील्स द प्लास्टिक सर्जन। ENT वाले कहते हैं ENT हमारा- वाले वाले भी plastic कहते हैं, surgeons हमारा हमारा वाले surgeon ये भी अब ये कहते हैं। 3 फील्ड आ surgeons. गई, किसी रोजी कटे। Then here word comes liquid rhinoplasty, Liquid rhinoplasty. which comes under category of dermatologists and aesthetic physicians. उसमें फिलर का ही काम होता है, आपने डीप डर्मिस तक लगा दिया तो सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन लिक्विड राइनोप्लास्टी का इफेक्ट अगेन 6 महीने तक रहेगा, वाइल राइनोप्लास्टी वो एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है जो कि एक अंडर कैटेगरी ऑफ आती है प्लास्टिक सर्जन ENT और स्पेशलिस्ट। वो बेस से करेक्ट की जाती है, तो जो चीज बेस से करेक्ट की जाती है वो परमानेंट है। हमेशा चीज जो बेसिक जो होती है ना, फॉर सेलुलर एग्जांपल लेवल से या उसके डॉक्टर समीर ने जैसे कहा कि बालों का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो बालों की हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, हम मैनोक्सिल वो कंजर्वेटिव ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट। बंदा आ गया, मैं ट्रांसप्लांट कर दो, मेरा बाल गिर गए। अब जो उसका अंडरलाइन कॉज है उसको हमने देखा ही नहीं है, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसके बाल नहीं रुकेंगे, वो दोबारा गिर मेरा जाएंगे। अपना जो पहली एक्सपीरियंस शेयर बात है। करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उन्होंने कहीं से सर्जरी करवा ली थी, उसको तकरीबन 8 महीने गुजर चुके थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, जैसे मैंने बताया एलोपेशिया के 2 किस्म होते हैं कि स्कारिंग एंड नॉन स्कारिंग। अब नॉन स्कारिंग में तो आपके बाल आ सकते हैं विच इज़ रिवर्सिबल, अब जो स्कारिंग है वो इरिवर्सिबल है। अब वो पेशेंट था स्कारिंग एलोपेशिया का, जिसे मोस्ट कॉमन हमारे पास आते हैं LPP, लाइकन प्लेनम पाइलरिस। तो वो पेशेंट की डायग्नोसिस थी LPP। अब जहाँ से उन्होंने सर्जरी करवाई थी उन्होंने डायग्नोस नहीं की, उन्होंने फ़ौरन से ट्रांसप्लांट कर दिया। अब वो जो हेयर रूट था वो इंटेक्ट ही नहीं हुआ, तो उनका रिजल्ट नहीं आया। अब हम उनकी कितनी भी सर्जरी कर लें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज़ कम्प्लीटली स्कारिंग एलोपेशिया। तो पहले हम उन LPP को ट्रीट करेंगे विच इज़ अगेन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वो कंप्लीट ट्रीट हो जाएगा, देन हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे बड़ी नॉलेज की इंपॉर्टेंस होती है कि कौन सा पेशेंट क्राइटेरिया में आता है ट्रांसप्लांट में और कौन सा पेशेंट क्राइटेरिया में नहीं आता। और ये काम जो है ये जो भी इदारा है ना उसके अंदर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर का है। इवन अगर डॉक्टर भी बैठा हुआ है उसका काम है रेफर करना, उसका काम है बिना डायग्नोस के आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, वो मेल प्रैक्टिस है। और हमारे यहाँ यही कॉमन है सबसे ज़्यादा, ये पेशेंट को भी नॉलेज नहीं है कि किस डॉक्टर के पास रेफर हुआ जाए, ठीक है। और इटसेल्फ स्किन हमारे की- ऊपर भी है, एक सेंटर्स पे भी स्किन है। की और एक और ब्यूटी है, जैसे इंसान कम्प्लीटली मल्टीपल सिस्टम का बना हुआ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आपका गैस्ट्रो, आपका किडनी। अगर किसी भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी कुछ ना कुछ अपीयरेंस आपकी स्किन के ऊपर आती है। तो ये भी एक स्किन की ब्यूटी है कि अगर आप हमारी प्रॉपर्ली प्रोफेसर ने कहा था, हमारी एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर राबिया गफूर ने, जिन हॉस्पिटल के अंदर वो HOD हैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो उनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सिस्टमिक डिजीज। सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसका इफेक्ट जो है ना आपकी स्किन के ऊपर आना शुरू हो स्किन में जाएगा। खराबी है, मतलब अलार्म कर रहा है, ठीक है। आपका बॉडी अलार्म कर रही है, अलार्म कुछ करती है, गड़बड़ और हर जगह के पार्ट का एक अलग इफेक्ट जो है ना अलग डिजीज बताता है। डायबिटीज हो,
चाहे वो आपकी हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन हर हो, चीज का हाइपरलिपिडीमिया इफेक्ट जो हो। है वो कॉमन आपका स्किन डिसऑर्डर पे आता है। हमारे पास कुछ कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान में, स्पेशली फीमेल्स में। फीमेल एंड मेल रेशो होता है 8:1, कि अगर कोई एक मेल पेशेंट अफेक्ट है तो 8 फीमेल अफेक्ट होती हैं। इफेक्ट होती है। बीमारी का नाम है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE। SLE बहुत उसका कॉमन फिर है। एक सब टाइप होता है जिसे हम कहते हैं DLE, डिस्क्वायड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। अब उसकी प्रेजेंटेशन भी आपके स्केल पे अफेक्ट हो सकती है, आपके हेयर फॉल हो सकता है। हाँ। तो अगेन वो ऑटोइम्यून एलोपेशिया में आता है। LP की पिगमेंट आपके मार्क्स रहते हैं स्किन के ऊपर, लोग उनको बस प्रोसीजर्स कर करके जो मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वालिफाइड और डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट वो डायग्नोसिस बनाएंगे पहले, अगर उनको नहीं समझ आता तो वो और- बायोप्सी भिजवाते हैं। इवन और जब डॉक्टर रिपोर्ट फैसल आती के है, टॉपिक फंगल के हवाले से मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा, स्पेशली फंगल फंगल डिसऑर्डर पोलियो के बाद दूसरा प्योरली मसला है। ऑर्गेनिज्म उसका होता है फंगस। अब स्टीरॉइड्स आर कंप्लीटली कंट्राइंडिकेटेड ऑन दैट लियन। जी। कॉमन प्रैक्टिस में क्या होता है, जो पहली स्पेशली चीज़- जीपीज में या कोएक्स वगैरह, वो धड़ाधड़ स्टीरॉइड पे देते पहली रहते हैं, चीज़ हाई स्टीरॉइड। पोटेंट स्टीरॉइड, बिटनोवेट, क्लोबिवेट। तो इन्फ्लेमेशन सबसे आसान ट्रीटमेंट है हाँ, ना और किसको देना। वो इन्फ्लेमेशन विद को इन कम 2 कर to देगा। 3 वीक्स में वो जो रेड इन्फ्लेमेशन होती है वो खत्म हो जाती है। अब पेशेंट समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अगेन रिलेप्स होता है आफ्टर 1 to 2 वीक्स, एंड दैट व्हिच इज नॉर्मली फंगस व्हिच कन्वर्ट इनटू द रेजिस्टेंट फंगस Resistant। व्हिच इज कॉल्ड टीनिया इनकोग्निटो। और तो ये 12 वो बड़ा साल मुश्किल हो चलती है। जाता है ट्रीट करना। तो ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं अवेयरनेस देना चाहूँगा कि हर फंगल को स्टीरॉइड की नीड नहीं होती। हाँ, कुछ फंगल होती हैं जिसमें सेकेंडरी स्केलिंग आ जाए, डर्मेटाइटिस आ जाए, तो वहाँ पे फंगल प्लस लो पोटेंट स्टीरॉइड दे सकते हैं। जहाँ बाकी inflammation डायरेक्ट को- पोटेंट वो स्टीरॉइड भी नहीं दे कुछ सकते हैं। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ Limited टाइम। मॉनिटर करना होता है उसको प्रॉपर। हम्म। फॉलोअप्स का हमारा यहाँ मसला है ना, हम्म। पेशेंट ठीक होने लगा, वो कहता है बस ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाके क्या दिखाना, सही हो गया, तो वो रिलैप्स होना शुरू हो जाती है दोबारा डिजीजेस। तो डॉक्टर के पास जो फॉलोअप है ना, उसको पाबंदी से पेशेंट को अपना अचीव करना है कि जाके मुझे डॉक्टर को अपडेट देनी है। और आजकल तो दौर और वो AI भी का फिर है और quali- टेक्नोलॉजी का है, कॉल है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑनलाइन हाँ। कंसल्टेशंस मिल रही हैं। यासिर आप भाई, सबसे बड़ा हमारे पास एक आजकल मसला जो चल रहा है ना, सोशल मीडिया। एक लोगों ने अपने अपने क्रीम बनाए हुए हैं, अपनी चीजें बनाई हुई हैं, ये भाई एक हफ्ता लगाओ, उसका हाँ, आपका ये रंगत आ और जाएगी, एक हफ्ते एक्ने में गायब तो हो जाएगा, स्टेरॉइड ही देते हैं बाल आ लोग। जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, ऐसा कुछ व्हाइटनिंग भी नहीं क्रीम्स होता है। किससे बात छुपी नहीं हुई है, हर कॉमन स्टोर पे मिल जाती फाइजर है, ब्यूटी विच क्रीम, कंटेन्स मरकरी। क्वालिफाइड डॉक्टर की जहाँ बात कर रहे होते हैं, इस तरह कंपनी भी जो है वो उसके भी कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं उसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं जी हाँ, वो Follow होने नहीं करती चाहिए है। कि ISO ISO सर्टिफाइड certified, हो, हाँ। FDA अप्रूव्ड Brap GMP approved हो, बिल्कुल। GMP प्रैक्टिसेस की जो है वो प्रैक्टिस करती हो। तो और क्वालिफाइड लोगों को इसमें दिया जो जाए। है वो मैं वो यही बात कर रहा होता हूँ कि जहाँ प्रोसीजर्स वगैरह की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिसिन से या जो प्रोडक्ट्स जो है बेहतर वो हो अच्छी सकती हैं। बेहतर हो कंपनी सकती की हैं। लाइक जेनफॉर्म की इस पर बहुत बड़ी रेंज है, 60 बिल्कुल, प्रोडक्ट्स हैं। देखें वो तो वो लोग क्वालिटी आते ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आप पहले ही अगर उसको मिल जाएं तो उसकी जो है वो रिलैप्सेस ना हो, कंप्लाइंस अच्छी हो, ट्रीटमेंट से जो है वो उस सीवियर स्टेज के ऊपर ना पहुंचे। जैन फार्मा का Exactly. बड़ा एक अच्छा प्रोडक्ट है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे पास पेशेंट आते हैं डेंड्रफ के, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के, Exactly. तो मैं तो उनके कास्ट को तो ट्रीट करता हूँ, लेकिन अभी भी स्केलिंग होती है, तो उसमें जैन फार्मा का प्रोडक्ट है सेबोरेनल एंटी डेंड्रफ बिल्कुल, शैम्पू। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक मिला पॉजिटिव पेशेंट से कि उनकी और स्केलिंग, जो even उनकी इचिंग थी वो काफ़ी बेहतर हो गई। सालों से जेनफार्म का एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि सोशल मीडिया पे टॉप ऑफ द मतलब टॉप नॉच जो है ना, इसने ग्रिप रखी हुई है। आप स्क्रॉलिंग करते हो, आपकी न्यूज़ फीड में जेनफार्म का प्रोडक्ट आएगा। बस एक सिर्फ छोटी सी अगर मैं एक सजेशन, अगर कंपनी सुन रही है हाँ, तो एक सजेशन दे दूं कि हर प्रोडक्ट के साथ उसकी इंडिकेशंस दे दे, डिस्क्लेमर भी दे नीचे कि डॉक्टर के बिल्कुल उसके मशवरे के बाद ही आप यूज़ करें, लेकिन इंडिकेशन ज़रूर दे दे। वरना माशाल्लाह जेनफार्म के प्रोडक्ट्स आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भरपूर मिलेंगे, और सबसे पहले ही आते हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग है। एक तो ये बात है, उनके साइड कंपनी इफेक्ट भी बहुत कम अच्छी है, है, कंपनी अच्छी है और कंपनी अच्छी है, मतलब रिजल्ट भी है। मल्टीनेशनल हो गई है इस वजह और इनके अपने प्लांट्स भी हैं। साइंस बेस्ड फेवर नहीं प्रोडक्ट दे रहे है, हम, इस वजह से ठीक है, लेकिन ये कि हाँ, जो चीज़ अच्छी है वो जी। इन कंपनी की बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मेरे ख्याल में हमने बड़ा एक्सटेंसिव जो है वो जी। चीज़ों को आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो उसको बड़ा क्लियर किया, और इन फ्यूचर भी हम आपको ज़रूर जहमत इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। थैंक कि यू। आप आएँ और अपने जो है वो प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करें। नहीं, ऐसे तो प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए यासिर जी, साहब, बिल्कुल। जिसपे मतलब आवाम तक, पब्लिक तक मैसेज जी। जाए। डॉक्टर समी, डॉक्टर फैसल ने बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे ये यूज़ करके एक मैसेज दे दिया फंगल का
इस तरह बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि आवाम को, पब्लिक को जाने चाहिए। पहुंचाने चाहिए बिल्कुल। ये तो ये एक बड़ा बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक आपने लिया हुआ है, initiative है। और जी। और मेरा ख्याल है फ्यूचर में भी लेने चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं है कि हमें बुलाएं, दूसरे डॉक्टर्स को हाँ। भी और बुलाएं। हमारी एडवाइस है And कि एक बार सुन लें, ये कोई डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस या वो हाँ। नहीं चल रही, ये हम्म। पब्लिक के लिए, पब्लिक और बड़े अवेयरनेस के आसान लिए बिल्कुल। टर्मिनोलॉजीज के अंदर, आसान अल्फाजों बहुत में सारे हमने यहाँ बात डॉक्टर्स जो हैं की वो है। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद जो है वो अपनी डॉक्टर्स जो के लिए भी नॉलेज है मैसेज है। उसको अपग्रेड नहीं बिल्कुल। कर ना पा रहे ज़ाहिर है होते। वो तो ये लर्निंग हम इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस जी। ना। अब हम सीखते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं। न्यू न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, न्यू नई मेडिकेशंस आ ट्रीटमेंट रही आ हैं। रही हैं। जो 10 साल पहले ट्रीटमेंट थी एग्जैक्टली, वो वो खत्म अब हो नहीं गई आ हैं, रही। नई आ गई हैं। जो 2 साल पहले तक एक नॉर्म माना जाता था उसको चेंज कर दिया, टोटली ट्रेंड चेंज हो गई बदलता हैं है, चीज़ें। दौर इट्स के अ साथ ही चलना कंटीन्यूअस चाहिए। प्रोसेस। बिल्कुल। डॉक्टर कभी भी पढ़ना बंद नहीं करता है। डॉक्टर सभी कुछ आप क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म आपने रखा है, और जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस से हम जितना शेयर कर सकते हैं पब्लिक के लिए तो हम करने, और नेक्स्ट डॉक्टर भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर फैसल। वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और ज़बरदस्त सेशन है। इनिशिएटिव आपने लिया है। मेरा ख्याल है जैन फार्म से फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। नहीं, और ये सेकंड टाइम हो रहा सेकंड है। टाइम इससे पहले हमने एक और सेशन किया था ज़बरदस्त। अवेयरनेस मतलब के लिए। शुरू-शुरू की बातें हैं तो इसको कंटिन्यू रखिएगा जी। और हमें बुलाना नहीं भूलिएगा। चलो। थैंक यू सो मच। एक मैसेज छोटा सा पब्लिक के लिए, और ये है कि डॉक्टर के पास जाने से घबराया नहीं करें, ठीक है? कभी भी नहीं घबराया करें। अवॉइड द सेल्फ मेडिकेशन। बेटर Self medication. सेफ देन सॉरी, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हम्म। ये सही कहते हैं। एक बार मशवरा कर लेना चाहिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप सेकंड ओपिनियन ले लें, ठीक है? आप 2 डॉक्टरों से भी पूछ सकते हैं। तो सोशल मीडिया को ना देखें, डॉक्टर के पास जाए। ये एक हमारी पब्लिक को बेसिक काम करना चाहिए। चलें, इसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ जो है वो हम आज का प्रोग्राम जो है वो Thank खत्म you so करते हैं। much. और अगेन थैंक यू वेरी बहुत मच अच्छा लगा, फॉर योर थैंक यू टाइम। आपने बुलाया। थैंक यू। तो इंशाल्लाह हम अपने ऑडियंस के साथ जो है वो इसी तरीके से प्रोग्राम जो है वो प्लान करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।